नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल देश के मध्यम वर्ग को मिली सबसे बड़ी सौगात और उस पर हो रही सियासत पर है। आज मोदी सरकार का बजट पेश हुआ है। बजट में वैसे तो कई बड़े ऐलान हैं, लेकिन दो सबसे बड़े ऐलान हैं जिनकी खुशी पूरे देश में मनाई जा रही है। उसमें से एक ये है कि सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया है और अब 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा एक और योजना की घोषणा की गई है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना में महिलाएं 2 लाख रुपए 2 साल के लिए 7% के ब्याज पर बचा सकती हैं। इसके अलावा वंचित वर्ग, दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बजट में मिडिल क्लास को मिली टैक्स छूट की हो रही है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बजट की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बजट पर अब तक एक शब्द नहीं कहा है। हालांकि उद्योग जगत से लेकर कारोबारियों तक ने इस बजट का स्वागत किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इनकम टैक्स में छूट वाला दांव 2024 के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है? क्या सप्तऋषि थीम पर आधारित इस चुनाव में समाज के हर तबके के लिए कुछ न कुछ खास है? ऐसे कई और सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. To skill lakhs of youth within the next 3 years. 8 साल बाद ये मुबारक मौका आया था। वेतनभोगी मध्यम वर्ग की झोली में मोदी सरकार ने टैक्स छूट की सौगात डाल दी थी। सैलरीड सेक्शंस में अभी जो ये 12-15 के ब्रैकेट वाले अभी 30% पे जा रहे थे, वो अगर 20% में आए तो कम से कम 10% की राहत तो होगी। जो नए रिजीम में बेनिफिट दिया गया है, इसमें जरूर नीचे वर्गीय लोगों को या मिडिल क्लास लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के वक्त सबसे ज्यादा तालियां उसी वक्त बजी जब वेतनभोगी वर्ग के लिए नए टैक्स स्लैब का ऐलान हुआ। I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the इस बार के बजट में सबसे बड़े ऐलान के बाद सरकार ने एक और बड़ी योजना की घोषणा की, जो महिला सम्मान बचत पत्र योजना के बारे में थी। Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. इसके अलावा पीएम मोदी ने इस बार के बजट को पिछड़े, दलित, कारीगर, किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए नई दिशा देने वाला बजट बताया। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। सरकार ने बजट को विकसित भारत की नींव बताया, वंचितों को वरीयता देने वाला बताया, लेकिन विपक्षी दलों की नजर में इस बजट में कुछ भी नहीं था। ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया। बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं। हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। नील बट्टा सन्नाटा है। बिहार को फिर से ठगा गया। हालांकि बजट भाषण के वक्त भारत के शेयर बाजार में चहल पहल थी, लेकिन बाजार बंद होने तक वो चमक फीकी पड़ गई। लेकिन कारोबारी जगत ने बजट की तारीफ की और सरकार की योजनाओं का स्वागत किया। Overall, a strong, growth-oriented, inclusive budget that is focusing on agri, that is focusing on urban infrastructure, that is focusing on the development of city level. ये बजट जो है भारत को एक अच्छा ग्रोथ दिलाएगा और मुझे लग रहा है ये जो बजट है
वो पिछले 8-9 सालों की संख्या में परिस्थिति के अनुकूल बजट है और सबसे बेहतर बजट मुझे ये लगा। हालांकि कांग्रेस नेता जयराम रमेश इस बजट को ज्यादा वादे और कम काम वाला बजट बता रहे हैं। ममता कह रही हैं कि वो सिर्फ आधे घंटे में गरीबों और पिछड़ों के लिए बजट बना सकती हैं। इस बजट को गरीब विरोधी, झूठ का पुलिंदा और चुनावी बजट बताया है। उधर केजरीवाल शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कटौती का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि इस बार सरकार ने रक्षा बजट में 13% की अच्छी खासी बढ़ोतरी भी की है। आज तक ब्यूरो। टैक्स वाला दांव क्या बीजेपी की सरकार को फायदा पहुंचाएगा? इसी साल होने हैं 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव, वहीं अगले साल है लोकसभा के चुनाव। क्या उसके मद्देनजर भी एक तरफ मध्यम वर्गीय परिवारों को साधने की कोशिश, तो सैलरी पेशा जो लोग हैं उनको भी बड़ी राहत देने की ये कवायद क्या कामयाब हो पाएगी बीजेपी के पक्ष में? कई ऐसे सवाल हैं जिसको समझने के लिए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सीए गोपाल कुमार केडिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। वेद जैन जी टैक्स एक्सपर्ट हैं, देश के जाने माने, आपका भी स्वागत है। वेद जैन जी, आपसे शुरुआत करते हुए, लोक लुभावना और कहा जा रहा है कि बजट वही जो जनता के मन भाए, चारों तरफ से खुशी का माहौल है। सबसे पहले आप ये बता दीजिए, टैक्स पर ये जो छूट दी गई है, नई दरें तय की गई हैं, इसमें 10 में से सरकार को कितने नंबर आप देने वाले हैं और क्यों? देखिए चित्रा जी, अब ये तो मान के चलना चाहिए कि एक डेमोक्रेटिक सरकार का बजट और इलेक्शन राउंड द कॉर्नर हो तो मन लुभावना तो बजट होना चाहिए, बजट है भी, मतलब मन लुभावना भी। और जो टैक्स की छूट दी गई है, अगर आप में नंबर पूछें तो देखो आज की डेट में सरकार 10 में से तो 7 नंबर जरूर लेकर जाएगी टैक्स लुभाने के लिए, क्योंकि मध्यम वर्ग टैक्स पेयर है और जो मैं समझता हूँ एक लार्जेस्ट टैक्स पेयर है। अगर हमारे 7 करोड़ देश की जनता जो टैक्स देती है, लगभग टैक्स पेयर है, उसमें से मेरा ऐसा अनुमान है कि 4 करोड़ लोग टैक्स पेयर ऐसे हैं जो 15 लाख से इनकम के नीचे स्लैब में जाएंगे। बिल्कुल। उस 4 करोड़ की सबको कहीं ना कहीं छूट दे दी है। अब 7 लाख से अगर मैं सिर्फ एब्सोल्यूट डाटा लेके चलूं तो कम से कम 2 करोड़ टैक्स पेयर ऐसे हैं जो 3 लाख से 7 लाख के स्लैब में है। 5 लाख तक की इनकम पहले भी छूट में थी, अब 7 लाख तक की पूरी हो गई है। ठीक है। तो अब ये 50,000 रुपए की टॉप ऑफ इसका फायदा देश की कितनी बड़ी आबादी को होने वाला है, अगर आम भाषा में आप पब्लिक को समझा पाए? नहीं, देखिए देश की सारी जनता तो टैक्स देती नहीं है, सिर्फ 7 करोड़ लोग देश टैक्स देते हैं। बिल्कुल। अब 7 करोड़ में सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिल गया इस बजट में अंदर। अब आप देखिए कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आप 9 लाख की इनकम पे हैं तो आपको 15,000 रुपए की टैक्स की छूट मिल गई। 12,000 की इनकम है तो आपको 30,000 की छूट मिल गई। तो अब ये अलग अलग स्लैब की छूट मिल गई है। और टॉप ऑफ इट अगर आप एक और समझेंगे, बड़े टैक्स पेयर को भी छूट दे दी गई है। 5 करोड़ से ऊपर वाले जो टैक्स पेयर हैं उनकी अगर आप छूट कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि तो वहां पे स्वागत किया जा रहा है ना, वेलकम भी किया जा रहा है इसका। मैं लौटूंगी उस पर, लेकिन पहले आम आदमी की बात कर लेते हैं जो बड़े लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था इस बात के लिए। गोपाल कुमार केडिया जी, आपके पास आते हुए, जैसा कि सर जिक्र कर रहे थे, देखिए देश में तकरीबन 7 से 8 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। जिन राज्यों में, चूंकि इसको बार बार चुनावी बजट भी करार दिया जा रहा है, विपक्षी नेताओं की ओर से कहा जा रहा है, तो इसी वजह से मैं सवाल ले लेती हूं। जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर इनकी तादाद 1 करोड़ 33 लाख है, जहां टैक्स घटाया गया है उस हिसाब से अधिकतम 33,800 रुपए लोगों को फायदा होगा। तो इसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश। लेकिन पुराने टैक्स और नए टैक्स में किस तरह का फर्क है, पुराने लोगों को कैसे फायदा नहीं होगा, जरा इसके बारे में भी मैं चाहूंगी आप विस्तार से जानकारी दें। देखिए, इस बजट में जो पर्सनल टैक्सेशन, इंडिविजुअल टैक्सेशन की जो बात आई, ये मोस्ट अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे शुरू में, हम लोग ओल्ड रेजिम पे चर्चा कर रहे थे कि 80 की लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा, या हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट है उसको बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन बल्लेबाजी करते हुए सीतारमण जी ने इस तरीके का चौका छक्का मारा कि उन्होंने न्यू टैक्स रेजिम को इस दायरे में लाने की कोशिश करी कि आने वाले समय में जितने भी टैक्स पेयर्स हैं न्यू टैक्स रेजिम को ही ऑप्ट करें। क्योंकि हुआ क्या कि अभी 7.5 करोड़ लोगों ने पिछले साल जो है रिटर्न अपनी फाइल करी। 7.5 करोड़ में केवल 5 लाख लोगों ने न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया, केवल 5 लाख लोगों ने। ये सुपर फ्लॉप हो गया न्यू टैक्स रेजिम। तो क्या इसको बढ़ावा देने के लिए इसको बढ़ावा दे, क्योंकि सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा है कि एग्जम्पशन फ्री, डिडक्शन फ्री इकोनॉमी को, टैक्सेशन सिस्टम को आगे बढ़ाना है। कॉर्पोरेट टैक्सेशन में भी 15% टैक्स की जब उन्होंने बात करी, हम वो आंकड़ा भी दिखा रहे हैं। अब आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप टीवी स्क्रीन पर नीचे देखें तो वो आंकड़ा भी लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो अगर हम इसकी
जो सरकार अपनी मंशा को ध्यान में रखते हुए न्यू टैक्स रेजिम को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी छूट एक साथ दे दी, और अगर इन्वेस्टमेंट को हम इग्नोर कर दें फॉर द टाइमिंग, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर 7 लाख हमारी इनकम होती है तो 7 लाख पर ऑल टैक्स रेजिम में 52,500 टैक्स लगता है बिफोर सेस, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में चूंकि 87A में हमें पूरी छूट मिल जाएगी, कोई भी टैक्स हमारा नहीं लगता है। अगर हम 9 लाख इनकम लेते हैं किसी की, हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, तो 92,500 हमारा ओल्ड रेजिम में टैक्स बनता है, जबकि न्यू रेजिम में केवल 45,000 रुपया हमारा टैक्स बनता है। तो यहां पर काफी छूट हमें मिल रही है। अगर हम 15 लाख इनकम की बात करें तो 15 लाख में ओल्ड टैक्स रेजिम में 2,62,500 हमारा टैक्स बनता है, जबकि न्यू रेजिम में अभी जो चेंजेज होने के बाद में 1,50,000 हमारा टैक्स बन रहा है। तो इन्वेस्टमेंट को अगर हम इग्नोर कर दें तो न्यू टैक्स रेजिम में फायदा ही फायदा नजर आ रहा है, पूरा फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। लेकिन आम आदमी इस चीज को और समझना चाहता है, और जैसे ही जो लोगों को जानकारी लगी कि आप लोग स्टूडियो में आ रहे हैं तो बड़े सारे सवाल भी आम पब्लिक के हमारे पास आ चुके हैं। एक एक करके वो सवाल लेते हैं और उसके बाद अपने टैक्स एक्सपर्ट से उसका जवाब लेंगे। पब्लिक के सवाल। मेरा प्रश्न ये है कि सामान्य लोगों को बताया गया है कि 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर एक जो विभिन्न सोर्स दिखा रहा है कि 0 से 3 लाख पे नील है, 3 से 6 लाख पे 5% है, 6 से 9 लाख तक 10% है, तो फिर ये 7 लाख तक छूट कैसे चलेगा, ये कैसे पता चलेगा? इसको आम लोगों तक बताने के लिए क्या तरीका है आपके पास? वेद जैन जी, बहुत अहम है। देखिए, ये कंफ्यूजन भी पैदा करता है कि जब 7 लाख तक का छूट है तो फिर 3 लाख से ज्यादा लोगों को थोड़े थोड़े पैसे क्यों अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है इसका। ये मान के चलना चाहिए, सरकार ये मानती है कि अगर आपकी आमदनी 7 लाख रुपए तक है तो आपकी क्षमता नहीं है टैक्स देने की, तो इसलिए 7 लाख के ऊपर जो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे स्लैब से 3 से 6 तक 5% और 6 से 7 तक 10%, तो आपके ऊपर 25,000 रुपए का जो टैक्स बनता है तो सरकार ने कहा 7 लाख वाले को हम 25,000 रुपए का एक रिबेट देंगे। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 87A, तो उसमें कहा है कि जिसकी आमदनी 7 लाख रुपए या उससे कम है उसको 25,000 या जो उसका टैक्स बनता है उसका रिबेट मिलेगा। तो आपकी आमदनी 6 लाख है तो आपको 6 लाख के ऊपर 15,000 का रिबेट मिलेगा, 6.5 है तो 20,000 का मिलेगा, 7 है तो 25,000 का रिबेट मिलेगा। लेकिन 7 लाख से अगर इनकम आपकी बढ़ गई तो ये रिबेट आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अगर आपकी 7,10,000 रुपए की इनकम हो गई तो आपको 26,000 रुपए का टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, एक सवाल और मैं ले लेती हूं। आम लोगों के और भी बहुत सारे सवाल हैं, उसके साथ में गोपाल जी आऊंगी, लेकिन उसके पहले देखिए, अब यह है कि आम आदमी के लिए थोड़ी राहत दिए जाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो बड़े लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसे हैं उनके लिए किस तरह का, ज्यादा आमदनी वालों के लिए टैक्स रेट 42.74% है, इसे घटाकर अब 37% कर दिया गया है। सुपर रिच लोगों के लिए हायर सरचार्ज को 37% से घटाकर 25% किया गया, और इस तरह पहले 42.74% लगने वाला सुपर रिच टैक्स अब 37% का हो जाएगा। तो उन लोगों को भी बड़ी राहत पहुंचाई है सरकार। हाँ, ये देखिए क्या है, जब 37% सरचार्ज लगाया था 5 करोड़ से इनकम ज्यादा वालों को, वो एक एडहोक मेजर था और उस समय भी अनाउंसमेंट की गई थी कि लुकिंग टू फिस्कल डेफिसिट एंड प्रेजेंट पोजीशन वो सरचार्ज 37 किया गया। अब वो सरचार्ज को 25% पर, सरचार्ज वैसे भी बहुत ज्यादा होना नहीं चाहिए क्योंकि सरचार्ज एक एडहोक मेजर होता है सरकार के लिए। बिल्कुल। अब 25% टैक्स कर 37 का 25 करने का मतलब ये हो गया कि जिसकी इनकम 5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच में है, अगर मैं 5 से थोड़ा सा ऊपर निकल जाऊंगा उनको लगभग 17 लाख रुपए का टैक्स का बेनिफिट आएगा इस समय। जिसकी 6 करोड़ की इनकम है उनको लगभग 21 लाख रुपए का इससे टैक्स का इफेक्ट पड़ेगा। सिंपल कैलकुलेशन है कि आपका 12% सरचार्ज कम हो गया, जो टैक्स रेट 30% के ऊपर लगता है, तो हर 1 करोड़ के ऊपर आपको लगभग 3,60,000 रुपए का टैक्स का बेनिफिट प्लस जो सरचार्ज सेस लगता है वो बेनिफिट। तो ये एक बेनिफिट है, ये एक एबनॉर्मलिटी थी जिसको रिमूव किया गया। अब इसको कंसेशन मत समझिए, ये एक सुपर रिच के ऊपर जो एडहॉक टैक्स लगाया था उसको विड्रॉ कर लिया गया, उसको विड्रॉ कर लिया गया है और वहां पर थोड़ी राहत पहुंचाने की, चूंकि लगातार इस तरह की उम्मीदें उन लोगों की भी थी, टॉप से लेकर बॉटम तक सभी की उम्मीदें इस बजट से होती हैं ताकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाले हालात नहीं बने और सरकार थोड़ी राहत दे सके। आम लोगों के और भी सवाल है, गोपाल जी वो सवाल ले लेती हूं और उसके बाद आप उसका जवाब दीजिएगा। We are operating on two types of tax. Now with this implementation of the new one, whether individual salaried owners, mid section especially, उनको ये उपाय रहेगा कि नहीं कि दोनों में वो करे, अगर न्यू ऑप्शन लेने के बाद पुराना ऑप्शन में कल को जरूरत पड़े तो whether they can shift. That has to be clarified, ये हमें लगा।
ऐसा इसमें प्रावधान है कि बिजनेसमैन को छोड़ करके जो पहले जो प्रावधान था, बिजनेसमैन को छोड़कर बाकी जो भी टैक्स पेयर्स हैं वो दोनों स्कीम में कैलकुलेशन अपना कर लें और जिसमें कम टैक्स आता है उसी टैक्स को आप पेमेंट करें। अभी जो प्रेजेंट स्कीम आई है उसमें वैद्यन साहब बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि इसमें भी मेरे ख्याल से इस तरह का प्रावधान है। देखिए इसमें क्या किया गया है, सैलरीड क्लास को तो परमानेंट बेनिफिट है कि वो जब रिटर्न भरने लगे, अपना नक्शा भरे, उस समय देख ले कि कौन सी स्कीम में उसका टैक्स कम बनता है, वो उसको भर सकता है, उसका ऑप्शन ईयर टू ईयर रहेगा। ठीक है। लेकिन बिजनेसमैन को, क्योंकि ये पहले ये स्कीम ऑप्शनल थी, जो नई स्कीम ऑप्शनल थी, पुरानी स्कीम रेगुलर थी, अब इसको रिवर्स कर दिया गया है। नई स्कीम डिफॉल्ट स्कीम होगी, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। आपको इससे बाहर निकलना है तो स्पेसिफिकली आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए कि मैं इससे बाहर निकल के जाना चाहता हूं। क्योंकि पहले लोग हो सकता है कि कुछ लोग वहां चले गए हो, वापस आने हैं, तो एक टाइम ऑप्शन दिया जा रहा है बिजनेसमैन को कि अगर वो नई स्कीम में चले जाते हैं और वो वापस आना चाहें ओल्ड टाइम में, तो एक बार उनको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन एक बार चेंज करने के बाद ये दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा, अगले सालों में तो परमानेंट जाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करें, एक्सेप्ट जो लोग 7 से 10 लाख के बीच के टैक्स के ब्रैकेट हैं, 10 लाख से ऊपर वालों को हर एक को नई स्कीम में बेनिफिट आने वाला है। क्योंकि टैक्स का डिफरेंस, जैसे गोपाल जी बता रहे थे, 15 लाख की इनकम पे पहले 2,62,500 रुपए टैक्स लगता था, अब लगभग 1,50,000 रुपए लगता है। यही वजह है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी, हालांकि राहुल गांधी की प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन उन्होंने इस टैक्स स्लैब में जो बदलाव किए गए हैं, आम लोगों को राहत पहुंचाने की जो कोशिश है, उसका वेलकम किया है शायद इसी वजह से। मतलब उधर से विपक्षी दलों की ओर से भी यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि ये एक सिंप्लीफिकेशन का स्कीम है। लेकिन देखिए थोड़ा सा जो मेरा इसमें अनुभव है ये है कि ये तो ठीक है कि टैक्स में एडवांटेज आएगा, लेकिन जो एग्जेम्पशन है लॉन्ग टर्म सेविंग्स की, हम जो कहते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की कहते हैं, जो हाउसिंग की कहते हैं, मेरा ऐसा मानना है वो सोशल सिक्योरिटी के लिए एक आम साधारण टैक्स पेयर के लिए अदरवाइज जरूरी है। ठीक है। तो उसको मेरे हिसाब से कुछ एनकरेज करना चाहिए। थोड़ा सा डिस्करेज करने वाली बात है कि नई स्कीम में जाने के बाद में, क्योंकि क्या होगा, जो टैक्स पेयर आज की डेट में टैक्स देता है और वो रिटायरमेंट के टाइम या ओल्ड एज में उसकी सोशल सिक्योरिटी क्रिएट करना जरूरी है। इतने बड़े देश के लिए जो 140 करोड़ देश की जनता है, सरकार सभी को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती रिटायरमेंट पे, लेकिन टैक्स पेयर को एक ऑप्शन एनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी सोशल सिक्योरिटी क्रिएट कर ले। ठीक है गोपाल जी, अब मेरा ये सवाल है, देखिए ऐसी बहुत सारी जनता हमारी देश में है जिसको सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन सालाना उनकी कमाई 7.5 लाख रुपए के आसपास है, तो फिर उनके लिए किस तरह से ये एप्लीकेबल होगा? नहीं, देखिए सैलरी इनकम हो या कोई अदर इनकम हो, कैलकुलेशन एक ही तरीके से होता है। और इसमें ये प्रावधान जो किया गया कि 7 लाख तक अगर आपकी इनकम होती है, चाहे वो इनकम सैलरी से हो या हाउस प्रॉपर्टी से हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से हो, कैपिटल गेन से हो, आपकी कहीं से भी इनकम होती है, तो हमें कैपिटल गेन में कैलकुलेशन करने का तरीका कुछ अलग है। लेकिन एग्जम्पशन जहां तक बार बार ये जिक्र किया जाता है ना कि सैलरी क्लास को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है, जिन लोगों को सैलरी मिलती है, इस वजह से मेरा ये सवाल था। एक छूट इसमें सैलरी क्लास को दी गई है, 50,000 रुपए की जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी। तो पहले वाले जो पहली स्कीम थी न्यू रिजीम की, उसमें कहा था ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, लेकिन अब ये कहा गया है कि उनको वो भी मिलेगी। तो सैलरीड क्लास को 7.5 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स 0 आए। ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी करिए गोपाल जी। तो इसमें कैलकुलेशन का तरीका जो है वो एक जैसा ही है, तो वो सैलरीड क्लास हो या इनकम फ्रॉम बिजनेस हो या कोई और अदर इनकम का सोर्स हो, कैलकुलेशन एक ही तरीके से होगा। और 7 लाख तक अगर उनकी इनकम होती है तो न्यू टैक्स रेजिम में उनका टैक्स 0 होता है। क्योंकि 87A में जो रिबेट मिलती है वो रिबेट माइनस करके टैक्स 0 हो जाता है उनका। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम करते हुए। यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, एक बड़ी बैठक होने जा रही है, उसी के मद्देनजर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और आज दोपहर 2 बजे जब उनका संबोधन हुआ था तो हम सब ने देखा कैसे वित्त मंत्री की पीठ थपथपाते हुए शानदार बजट नरेंद्र मोदी की ओर से करार दिया गया। और कल जो बयान उनकी ओर से दिया गया था कि दुनिया भर में आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह की चुनौती है, हिंदुस्तान में किस तरह की उम्मीदें पूरा विश्व देख रहा है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। यकीनन बीजेपी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को जो सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं, यह भी कहा गया है कि हर घर तक आज का ये जो बजट सामने आया है, हर घर तक इसके किस तरह के फायदे हैं उसको कार्यकर्ता लेकर जाएं और बताएं कि आम आदमी को राहत देने की किस तरह की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोपाल कुमार केडिया जी जल्दी से, अब विश्व की भी नजरें हैं, जो कि पीएम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो फिर इस बात का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। दुनिया भर की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, जिस तरह से हमने देखा कोरोना का दौर गया
और प्रधानमंत्री ने इस बारे में भी जिक्र किया कि कैसे विश्व भर की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई हैं उम्मीदों के साथ। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कहा था कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। उसके तरफ भारत अग्रसर है। जहां तक जीडीपी रेट है, जीडीपी रेट इकोनॉमिक सर्वे ने साफ किया कि हम 7% अचीव कर चुके हैं और आने वाले समय में भी जो है 6.8% तक हम जाएंगे। तो जो डाटा है, हमारे इंडिसेज हैं, हमारे जीएसटी का जो कलेक्शन हुआ है, पिछले महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ 1,56,000 करोड़ कलेक्शन हुआ, जो सेकंड हाईएस्ट अभी तक का रहा है 1 जुलाई 2017 से, जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है। इनकम टैक्स का कलेक्शन जो है दिसंबर तक जो है 14 लाख करोड़ का इनकम टैक्स का कलेक्शन हो चुका था। तो जितने भी डाटाज हमारे बता रहे हैं, सारे डाटाज बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं, बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, और अब फिर से हम लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, तो ये सारी चीजें हम इनफैक्ट अचीव करने जा रहे हैं और अचीव करेंगे। हम अचीव करने के लिए देखिए बड़े बड़े टारगेट भी लगातार मोदी सरकार की ओर से दिए जाते हैं। 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब पूरी ताकत लगा देनी है कि आगे आने वाले वर्षों में तीसरे पर जाएं, और उसके बाद एक राह भी है। लेकिन लगातार हम टैक्स में जो बड़ी छूट दी गई है उसका जिक्र कर ही रहे हैं, और सरकार की पीठ थपथपाते हुए वित्त मंत्री की तारीफ करते हुए नरेंद्र मोदी आज नजर आए। लेकिन वे जी सीधे आपके पास आते हुए, आपने गौर से सुना पूरे के पूरे वित्त मंत्री के भाषण को। वो 3 बात अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि चुनावों के मद्देनजर भी ये बहुत अहम माने जा रहे हैं जो बजट आज का अनाउंस किया गया है। 3 बड़ी बातें जिसको देखकर आपको लगता है कि लोक लुभावन बजट है और सीधा टारगेट विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है सरकार के लिए। देखिए, 3 मेन मुद्दे का आइडिया इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वित्त मंत्री जी बोल रही थी तो जितने बेंच थपथपाए गए जब जोर से, तो वो इस बात का इशारा है कि कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। जब उन्होंने 5 से मोदी के नारे भी लगे। मैं किसी दूसरे चैनल पे बोल रहा था तो मुझे लोग कह रहे थे, भैया जी आपके चेहरे पे बहुत मुस्कान आ रही है क्योंकि टैक्स में सबसे ज्यादा छूट आई है। तो जब 5 से 7 लाख रुपए की उन्होंने अनाउंसमेंट की तो सबसे ज्यादा अहम मुद्दा वही था कि 5 से 7 लाख रुपए की टैक्स के बारे में उन्होंने वर्किंग करके इनकी तादाद कितनी होती होगी अगर आंकड़ों में आप समझा पाए कि 5 से बढ़ाकर जो 7 लाख रुपए कर दिया गया, इस दायरे में अब कितनी मेजोरिटी टैक्स पेयर 7 करोड़ 7.5 करोड़ में से इस ब्रैकेट में आते हैं, इस ब्रैकेट में आते हैं। हाँ। और आप मैं मान के चलता हूं, मुझे टैक्स का जो अनुभव है पुराना, ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोग जो 3 लाख 3.5 लाख की इनकम दिखाते हैं वो इसलिए दिखाते हैं कि उनको 2-2.5 हजार रुपए टैक्स देना होता है। अब ये सारी इनकम के बढ़ के 5 लाख रुपए बढ़ के आ जाएंगी। तो ये मेजोरिटी टैक्स पेयर 7 में से आप ये मान के चलिए 3-4 करोड़ लोग इसी से कैटेगरी में, और उन सबको ये डायरेक्ट एडवांटेज आया है, उन्हीं को डायरेक्ट एडवांटेज दिया गया। सबसे मेन मुद्दा ये था लेने की कोशिश। पूरा ये हमने आपको बहुत बड़ी राहत दे दी है। गोपाल जी, मैं आपके पास, आप सीए भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और हमने देखा है कि आप लोगों की जरूरत सैलरी क्लास वर्ग को सबसे ज्यादा पड़ती है। जब भी वो परेशान होते हैं पैसे को लेकर, सीधे आपके दरवाजे पर जाकर खटखटाते हैं। ऐसे में ओल्ड और न्यू में से आप लोगों की क्या सलाह होगी, लोगों को किधर जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछली बार जो रिटर्न फाइल हुई है 7.5 करोड़ के आसपास रिटर्न फाइल हुई है। इसमें से 5.25 करोड़ के आसपास वो टैक्स पेयर्स हैं, वो एसएससी हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल करी है, जिन्होंने 0 टैक्स दिया है, जिनकी इनकम 5 लाख से कम रही है। तो ये जो स्लैब रेट जो बढ़ा दिया गया, 7 लाख कर दिया गया, तो इससे बहुत सारे टैक्स पेयर्स जो है उनको टैक्स तो नहीं देंगे वो, लेकिन रिटर्न उनको फाइल करना कंपलसरी होगा। सरकार के खजाने में टैक्स पेयर जो एक्चुअल टैक्स पेयर हैं बहुत कम रह जाएंगे। तो इसके जरिए आपको लग रहा है कि सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की गई हैं, लेकिन बार बार चूंकि न्यू की तरफ ज्यादा जोर है सरकार का कि पुराने से निकले और नए के। एक सवाल भी ले लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आम पब्लिक का सवाल। सबसे पहले तो बात यह है कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, एक मेरी किराने की शॉप है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बजट के अंदर हम जैसे छोटे मिडिल क्लास लोगों का क्या फायदा हुआ है। एक सुनने में आया है कि जो छूट थी, जो 5 लाख की जो इनकम टैक्स रिबेट छूट थी, वो बढ़ के 7 लाख हुई है। तो वो जो 7 लाख की छूट मिली है वो किस टाइप की मिली है? ये वाला सवाल भी, और अभी मुझे पीसीआर से भी देखिए, सबके जहन में नौकरी पेशा जो लोग हैं वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हर फाइनेंशियल ईयर में इसको बदला भी जा सकता है? इस तरह के भी ऑप्शन है क्या हमारे पास? वेद सर। नहीं, बिजनेसमैन को नहीं बदलने का ऑप्शन होगा। देखिए, अगर आप एक किराना की शॉप चला रहे हैं, आपकी इनकम 5 से 7 लाख रुपए है, तो इससे बढ़िया मौका नहीं है, आप इस स्कीम को ऑप्ट कर लीजिए।
और क्योंकि अगर इस स्कीम को ऑप्ट करने के बाद भी अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, कल को मैं कह रहा हूं 10 लाख हो जाएगी आपकी, तो आप तब भी 10% के स्लैब में रहेंगे और आपको जो निवेश करने की प्रेशर रहता है वो आपको प्रेशर नहीं रहेगा किसी भी तरह का। और आपकी 15 लाख रुपए की होगी तो आप 15% के स्लैब में तब भी आपको बेनिफिट लगा रहेगा 12 लाख का, 12 से 15 में जाएंगे तो 20 पर। तो ये मान के चलिए कि मैंने अभी जो मेरा अर्थमेटिक ये डिक्लेयर कह रहा है कि इस नई स्कीम को इस तरह से बना दिया गया है कि बाय एंड लार्ज सभी टैक्स पेयर को नई स्कीम में ही बेनिफिट नजर आएगा, क्योंकि जो टैक्स के स्लैब है एक्सेप्ट जो 7 से 8-9 वाले बीच में छोटा सा स्लैब है जहां थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, ठीक है, और सैलरीड क्लास को तो ईयर टू ईयर ऑप्शन है, लेकिन आपको ऑप्शन एक ही बार मिलेगा। लेकिन एक और जो बिजनेसमैन को सबसे बड़ी छूट मिली है एमएसएमई के नाम की जो छूट आई है, वो भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। अगर आज की डेट में एमएसएमई की कोई पेमेंट आउटस्टैंडिंग है किसी कंपनी पे किसी और पे, उसको छूट तब डिडक्शन तब मिलेगी जब वो आपकी पेमेंट कर दे। अगर वो पेमेंट नहीं करता है, उसने आपसे कोई परचेज किया है, कोई सर्विसेज लिया है, कुछ और लिया है, उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी जब तक वो आपको पेमेंट। ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से बताई जा रही है। देखिए हमारे साथ ये जो दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे बचा सकते हैं। और जो आज वित्त मंत्री की ओर से ऐलान किया गया है, टैक्स स्लैब में जो बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, आम आदमी की भाषा में उसको कैसे समझा जाए, आज तक की हमारी यही कोशिश है। वित्त मंत्री से भी पलटकर पत्रकारों ने कई सवाल पूछे हैं, उनकी ओर से क्या जवाब दिए गए हैं आज के इस बजट को लेकर वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। New taxation regime that we brought in for direct taxation 2-3 years ago has now got greater incentives, greater attraction, so that people can unhesitatingly move from the old to the new. Of course, we are not compelling anybody. Those who want to remain in old can still remain there for enough justifications that they can have. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे। वैसे थोड़ा पुराना अगर हम जाए 1949 का, आप वो वक्त भी हिंदुस्तान ने देखा है जब 10,000 रुपए पर सिर्फ 4 पैसे टैक्स देने होते थे, और आज कहां से कहां हम आ चुके हैं। और यकीनन टैक्स के जरिए, क्योंकि आम जनता खासतौर से नौकरी पेशा या जिन लोगों की आमदनी जैसा कि सब बता रहे थे 7-7.5 लाख रुपए के आसपास है, वो लोग किस तरह की उम्मीदें कर रहे थे। लेकिन क्या इस दायरे को और थोड़ा विस्तार दिया जा सकता था, या फिर चूंकि ज्यादातर टैक्स पेयर इसी से आते हैं और उनको राहत देकर चुनावी जीत हासिल करने की ये कोशिश। एक चित्रा जी देखिए, बजट में एक ऐसी चीज है, जनता की उम्मीदें इतनी होती हैं जिसे हम कहते हैं दिल मांगे मोर, कितना भी दे दीजिए आपका मन नहीं भरने वाला। हाँ, बिल्कुल। तो वित्त मंत्री जी ने अभी 7 लाख दे दिए, अगर वो 10 लाख कहते तो भी मेरा दिल कहता कि 12 क्यों नहीं दिए। तो विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है ये महंगाई बढ़ाने वाला बजट है। नहीं, देखिए महंगाई बढ़ाने वाला बजट नहीं है। मैं इसको दूसरी बात कहता हूँ। देखिए, जब एज ए इकोनॉमिस्ट आपको बजट के ऊपर फोकस करना है 2 बातों के लिए, कि इकोनॉमी की ग्रोथ करनी बहुत जरूरी है, हमें लोगों को अनेबलर बनाना है, अर्नर बनाना है, उनकी आमदनी बढ़ानी है, और इनकम तब बढ़ेगी जब आज बाजार में एक्टिविटी होगी। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, जो आज की डेट में इन जो टैक्स पेयर को छूट दी गई है ये नए स्लैब के अंदर, ये मान के चलिए कि ये जो टैक्स स्लैब है इनके हाथ में कितनी सेविंग आएगी। अब एक साधारण टैक्स पेयर जो 10 लाख रुपए की इनकम दिखाता था, वो 4 लाख रुपए की सेविंग में लेके करता था, 1.5 लाख रुपए एटीसी में लेके जाता था, 50,000 रुपए मेडिकल के लिए देता था, 2 लाख रुपए हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट देता था, 6 लाख रुपए बचते थे, उसके ऊपर 10-15 हजार रुपए टैक्स देके 5.5 लाख रुपए उसके हाथ में आते थे। तो आज की डेट में उसको कुछ नहीं करना, 10 लाख रुपए के ऊपर उसको कितना टैक्स पड़ने वाला है, उसको टोटल टैक्स पड़ने वाला है 10 लाख रुपए का और 35,000 रुपए का। अब 35,000 रुपए के टैक्स देने के बाद, 50,000 रुपए टैक्स देने के बाद उसके पास 9.5 लाख रुपए उसके हाथ में आते हैं, और जो पहले 5.5 आते थे अब 9.5 लाख आते हैं, 4 लाख पैसे उसके हाथ में आएंगे। और कितने टैक्स पेयर हैं, 4 करोड़ भी मान के चलता हूं, सॉरी 1 करोड़ भी इसमें से लोग के मान के चलता हूं, तो आपके पास 4 लाख करोड़ रुपए की बाजार में आपके पास परचेजिंग पावर बढ़ गई। और उस परचेजिंग पावर से वो बाजार में परचेज करेगा तो जिस दुकानदार से, जिस फैक्ट्री से माल खरीदेगा उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसके यहाँ इनकम बढ़ेगी, उसके एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उनकी फिर परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो बाजार में फिर करेंगे। तो इकोनॉमी को जो जीडीपी की ग्रोथ है वो इसी से आती है। और जितने विकसित देश हैं उनकी इकोनॉमी का जो जीडीपी हाई होने का कारण यही है, वो मनी को बहुत फास्ट रोटेट करते हैं, उनके यहाँ सेविंग कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। इंडिया भी इतनी बड़ी देश की जनता है, तो इसीलिए टैक्स पेयर जो है उसके हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया गया
और टैक्स कम किया गया इसीलिए कि भाई वो बाजार में परचेजिंग पावर बढ़ा ले। ठीक है सर, तो मैं लौट रही हूँ आपके पास। इन सबके बीच हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। आपका आज तक पर बहुत स्वागत है सर। अब टैक्स के जरिए एक बहुत बड़ी राहत आम जनता को, मध्यम वर्ग को, नौकरी पेशा लोगों को पहुंचाने की सरकार की एक कोशिश, आप किस तरह से समझाएंगे? इसके जरिए विपक्ष ये भी कह रहा है लोक लुभावना बजट देकर 2024 का चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। देखिए, विपक्ष के लोगों को मेरा बहुत विनम्र एक ही सलाह है, बीजेपी अपने काम से जीतेगी, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हम लोक लुभावन बजट बनाते नहीं है, काम के और विकास के मानदंड को स्थापित करने का बजट बनाते हैं। और जो कहते हैं तो वो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी है। आप हमें एक चीज बताइए, आज भारत डिजिटल इंडिया के माध्यम से बदला कि नहीं बदला? आज भारत में डिजिटल पेमेंट सबसे अधिक आया कि नहीं आया? 220 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सबसे अधिक सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही है? आपका स्टूडियो जिस इलाके में है, नोएडा में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 93 मोबाइल की फैक्ट्री आई है। सिर्फ 2 थी 2014 में, अब 270 हो गई है। आज ये पूरा एप्पल, ये सैमसंग सब हिंदुस्तान में बनते हैं कि नहीं? हजारों करोड़ के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस महकमे से मेरा कुछ जुड़ाव रहा है। हम कोरोना काल में 14 फैक्ट्री चीन से उठाकर एप्पल की लेके आ गए हिंदुस्तान में। तो आज 20 लाख करोड़ किसानों के लिए, किसानों में स्टार्टअप मूवमेंट को आगे बढ़ाना, आजीविका बहनों के लिए चिंता करना, ये हमारे कारीगर जो है विश्वकर्मा बंधु, उनकी चिंता करना। तो ये क्या गरीब, क्या मध्यम वर्ग, क्या उद्यमशीलता, ये सबों के लिए सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बजट है। ठीक है। अब जो आपने बात कही इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स में सिर्फ एक लाइन मैं बोल दूं, बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे बोलने दें। 2 तरीका होता है। मोदी जी ने आग्रह किया कि ईमानदारी से पैसे कमाओ, टैक्स दो। आज देखिए कितना टैक्स का कंप्लायंस बढ़ा है, डिजिटल तरीके से टैक्स कितना, जो इनकम टैक्स ऑफिसर हुआ करते थे उनके अनावश्यक अधिकार बहुत कम किए गए हैं। तो आज टैक्स कंप्लायंस बढ़ा है, तो उससे सड़कें बनती हैं, उससे स्वास्थ्य की चिंता होती है, और उसी माध्यम से 5 लाख का एग्जम्पशन 7 लाख किया गया है, बाकी स्लैब्स को कम किया गया है। तो इसको पूर्णता में देखने की जरूरत है। और मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, सड़कें अच्छी बनती हैं, बिजली आती है, डिजिटल इंडिया आता है, मोबाइल फोन हाथ में आता है, तो मिडिल क्लास को भी अच्छा लगता है, उनके भी जीवन में सहूलियत मिलती है और आम आदमी भी खुश होता है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि एक लाइन में अगर इस बजट को हम समझें तो हीरा सस्ता और आटा महंगा। वहीं अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हेडलाइंस बनाने के लिए इस तरह के बजट का ऐलान किया गया है, जुमलों वाला ये बजट है। ऐसा है कि आजकल अशोक गहलोत के प्रदेश में काफी हेडलाइन बन रहे हैं उनकी पार्टी के नेताओं के द्वारा, इसलिए उनको अपनी बात याद आ रही है। देखिए, कॉन्क्रीट तरीके से बात हुई तो ये तो जुमलेबाजी का कमेंट ही है ना, जो बात कही गई है। इतना व्यापक बजट है, 1.5 घंटा पढ़ा गया विस्तार से। मैंने फिर कहा, क्या कृषि, क्या आजीविका बहने, क्या कर्मयोगी कारीगर, क्या हमारे विश्वकर्मा बंधु, क्या हमारे फिशरीज। आप कभी कल्पना कर सकती हैं फिशरीज के विकास के लिए इतना पैसा खर्चा किया जाएगा? क्या अशोक गहलोत जो बोल रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपया जो खर्चा हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रेलवे, बाकी सब 33% जो उसका राइज किया गया है। मिस्टर गहलोत को मैं स्मरण कराऊं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 70,000 करोड़ की राशि बढ़ाई गई है। तो ये 4.5 करोड़ मकान बने हैं और बनेंगे। और जिस तरह से मेरे लिए बहुत ही भावुक वो एस्पेक्ट है जो श्री अनाज की बात की गई है, श्री अन्न, बिल्कुल, बिल्कुल, मिलेट, बिल्कुल, रागी, बाजरा, ज्वार, गरीबों का ये अनाज है। दुनिया जैसे योग पहुंचाया, जैसे काढ़ा और आयुर्वेद पहुंचाया, वैसे ही भारत का ज्वार, भारत का रागी, भारत के बाजरा, ये भी श्री अन्न के रूप में दुनिया में पहुंचे, स्वस्थ हैं, सस्ते हैं। तो ये तो नई सोच है ना, इसको समझेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आप नई सोच का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में मैं आ जाती हूं, जिस सप्तऋषि का जिक्र आज वित्त मंत्री की ओर से किया गया है उसमें ग्रीन ग्रोथ की भी बात कही गई है। इसके जरिए सरकार का क्या एजेंडा रहने वाला है? देखिए, जो ग्रीन की आप बात कर रही हैं, बहुत अच्छी बात आपने उठाई है चित्रा जी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री हमेशा क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, आपको याद होगा उन्होंने एक नई शब्दावली रची, क्लाइमेट जस्टिस।
और किस प्रकार से पूरे विदेश नीति में उनके कारण, जो उन्होंने कहा था पुतिन से बातचीत में कि ये युद्ध का समय नहीं, शांति का समय है, और इसको G20 ने भी अपनी बैठक में रहा, इट इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, इट द टाइम ऑफ पीस। तो ये जो उनकी पूरी सोच है, तो आज भारत ने दुनिया पर, मोदी जी ने एक बात कही है तो भारत को स्वयं तो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो जो पूरा क्लाइमेट एक्शन पॉइंट, ग्रीन कवरेज, ग्रीन एम्प्लॉयमेंट, और आपको मैं बता दूं, ग्रीन एनर्जी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टैब्लिशमेंट, जिसमें बहुत खर्चे की बात, कई डिटेल्स की बात सब इसमें लिखा हुआ है, इससे नए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, इससे नए नए उद्यमशीलता पैदा होगी। जैसे भारत में स्टार्टअप मूवमेंट से कितनी बड़ी बात हो गई, 90,000 स्टार्टअप हैं और लगभग 100 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब $1 बिलियन रेवेन्यू, 7,000 करोड़ जी। और 25-28 साल के बच्चे हजारों करोड़ रुपए का बाहर में काम करते हैं। वो एक नया, उसी को आज स्टार्टअप को एग्रीकल्चर में लाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसी प्रकार से जो पूरे ग्रीन की बात की जा रही है, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन आपके पूरे जो बिजलीकरण की बात की जा रही है, तो इससे भारत में एक बहुत बड़ा नया अवसर खुलने वाला है, जिसमें उद्यमशीलता होगी, जिसमें व्यापार के अवसर मिलेंगे और जिसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन रोजगार के अवसर को लेकर ही यहां पर विपक्ष आप पर निशाना भी साध रहा है। मैं इस सवाल पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले आपके राज्य बिहार लेकर चलती हूं, जहां पर नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया, बजट आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा मैंने तो सुना ही नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रेलवे को क्या मिला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सरकार सिर्फ छलावे कर रही है। ऐसा है, नीतीश बाबू आजकल कुछ नहीं सुन रहे हैं, और उनकी पार्टी के ही उनके लोग सवाल उठाते हैं तो कहते हैं मैंने सुना नहीं है, और उनके डिप्टी भी बोलते हैं मैंने देखा नहीं। तो आपने जुमला की बात की चित्रा जी, तो आजकल बिहार में एक नया जुमला चलता है, नीतीश बाबू ने सुना नहीं, तेजस्वी बाबू ने देखा नहीं। ठीक है, अब बजट के बारे में ही बिहार के मुख्यमंत्री की यह सोच है, तब तो मुझे अपने प्रदेश के इस महान मुख्यमंत्री को प्रणाम करना पड़ेगा। नीतीश बाबू क्या हो गया आपको? बजट सारे मुख्यमंत्री सुनते हैं कि इसमें क्या क्या नई बातें होती हैं, उसका अपने प्रदेश के लिए हम क्या उपयोग करें। अब उनको कौन समझाए कि 20 लाख करोड़ रुपया अगर एग्रीकल्चर के लिए आ रहा है, तो बिहार एक कृषि प्रधान देश है कि नहीं। इसके लिए मुझे अच्छा लगता है वो कहते, मैंने अपने अधिकारियों को कहूंगा इसको जांच करें कि हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं। आज जो विश्वकर्मा मजदूरों के लिए नए अवसर हुए हैं, नीतीश कुमार जी अपने समाधान में जीविका बहनों के पास बहुत जाते हैं, तो जीविका बहनों के लिए जो काम किया जा रहा है उसको देखते हैं। तो नीतीश बाबू ने कुछ सुना नहीं, देखा नहीं, तो मैं अपना क्यों समय जाया करूं। ठीक है, मैं ही कहूंगा भगवान से प्रार्थना करें नीतीश बाबू कभी इस युगांतकारी बजट को देख ले तो अच्छा लगेगा। रेलवे के जरिए कायापलट की क्या कोशिश है? तेजस्वी यादव कह रहे कुछ नहीं मिला। देखिए चित्रा जी, आप बड़ी अनुभवी पत्रकार है, मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करूं क्या? अब तेजस्वी जी की टिप्पणी पर आप इस महान बजट के स्तर को न परखें तो बड़ी कृपा होगी। आप मुझे यह बताइए कि आज वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है कि नहीं चल रही है? आज ट्रेनों का कायाकल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक से एक सुंदर प्लेटफॉर्म बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आज आप देखिए, आज आपकी पूरी बुकिंग ऑनलाइन होती है कि नहीं होती है? पूरा लंबी लंबी लाइन के स्कीम खत्म हो गई कि नहीं हो गई? तो आप, मैं फिर कहता हूं, जमीनी हकीकत देखने, मैं कभी नहीं कहूंगा चित्रा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन भारत ठीक होने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और मोदी जी की अगुवाई में एक विकसित भारत का बनने की कल्पना, ये बजट उस रूपरेखा को रखता है। ठीक है, बजट की इतनी तारीफ आप कर रहे हैं और मुझे लग रहा है 10 में से पूरे 10 के 10 नंबर आप दे देंगे रविशंकर प्रसाद जी, आपकी बातों से लग रहा है। लेकिन ममता बनर्जी की ओर से कहा जा रहा है, चूंकि विरोधी दलों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, इस वजह से ये सवाल मैं आपसे ले लेती हूं। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से अवसरवादी बजट है, भविष्यवादी इसको करार नहीं दिया जाए, और रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध कराएगी सरकार, इसमें उसका जिक्र ही नहीं है। सीधा निशाना साधा है ममता बनर्जी ने। अच्छा, जरा सा पहले हम रोजगार पर बोल ही दें। ममता जी सुनी हो तो सुनने, मैंने इस बात की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की तो उसमें लाखों लोग को नौकरी मिली है 2070 में, तो ये नए अवसर मिले कि नहीं? अगर सड़कें, हाईवे 37 किलोमीटर पर डे बनती हैं तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं कि नहीं? अगर स्टार्टअप में भारत दुनिया में
एक अपना झंडा लहरा रहा है, उसमें रोजगार के अवसर मिलते हैं कि नहीं? आज डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट, फिनटेक मूवमेंट के माध्यम से जो नए नए अवसर बन रहे हैं, ये होते हैं कि नहीं? आज एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हम लोग जो नई नई बातें कर रहे हैं, इससे अवसर मिलते हैं कि नहीं? आज जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के रजिस्टर्ड संख्या 27 करोड़ है, बजट का पार्ट है, तो आपको मालूम है ईपीएफओ में वही आता है जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में होता है, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में। तो देखने की बात है ना। अब कोई नहीं देखे। हाँ, मैं बंगाल, ममता जी के बंगाल की तुलना देश से मत करिए, ये बात मैं आपसे हमेशा कहना चाहूंगा। हाँ, मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि थोड़ा लोग इसको गंभीरता से ले, और बाकी तो विरोध करने वाले विरोध करते ही हैं। तो आज तक पर चित्रा, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, ये नजरिया सोचने का है। नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता की सोच देखिए, 14 में प्रधानमंत्री बने, 15 अगस्त को आपने सुना, उन्होंने कहा मैं देश के सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का सम्मान करता हूं, नमन करता हूं, भारत के बाद उनका बहुत बड़ी भूमिका है। क्या नेहरू जी, क्या इंदिरा जी, क्या राजीव गांधी। और जाइए तीन मूर्ति भवन, जहां पहले खाए नेहरू जी की माला जपी जाती थी, आज भारत के सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों की वहां म्यूजियम है, जिसमें इंदिरा गांधी भी है, राजीव गांधी भी है, मुरारजी भी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी है, वीपी सिंह भी है, देवेगौड़ा भी है, गुजराल है, नरसिंहा राव है, मोदी जी नहीं है। तो सोच का है कि मोदी जी की सोच कितनी बड़ी है, विरोध से ऊपर उठकर। अब कुछ लोग नहीं है तो नहीं है तो क्या करें, उनको मोदी जी नहीं सुहाते तो हम क्या करें। और जनता है कि मोदी जी को बार बार आशीर्वाद देती है और फिर आशीर्वाद देगी। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जनता का आशीर्वाद लेने के लिए ही 2023 के 9 राज्यों और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इस तरह का बजट देश के सामने लेकर आई है मोदी सरकार। बहुत शुक्रिया आपका रविशंकर प्रसाद जी, आज तक से जुड़ने के लिए। क्षमा करिए, ये हम वोट के लिए बजट नहीं करते हैं ना, ये हमारा दायित्व है, हम काम करते हैं, जनता हमारे काम में आशीर्वाद देती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आज तक से जुड़ने के लिए और आज के इस महत्वपूर्ण बजट पर बातचीत करने के लिए। उम्मीद यही कि जनता को जिस तरह की राहत देने की कोशिश की गई है सरकार की ओर से, अब वो किस तरह की आगे आने वाले वक्त में और देती है प्रतिक्रिया, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन टैक्स स्लैब में बदलाव करके यकीनन नौकरी पेशा लोगों को राहत दिए जाने की ये बड़ी कोशिश मोदी सरकार की। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या टैक्स स्लैब में छूट का दांव 2024 के चुनाव के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं 83%, 83% जनता ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 17% लोगों का जवाब नहीं में है। अब इस बजट के जरिए आगे आने वाले चुनावों में किस तरह से दस्तक देगी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों की किस तरह की रहती है चाल, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।